नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे आदिकाल से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में, जो कि अपने द्वितीय श्रेणी और व्याख्याता भर्ती दोनों में ही बहुत ही काम आएंगे। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिएगा, रासो साहित्य कोई सा भी आप उठा के देख लीजिएगा, उसमें मतलब रासो साहित्य के समय क्या है कि दो शैलियाँ चलती थी। एक तो होती थी डिंगल और एक हुआ करती थी पिंगल शैली। तो ये जो पृथ्वीराज रासो है वो ब्रज और अपभ्रंश मिश्रित यानी पिंगल शैली में लिखा गया है, जबकि अन्य और भी जो रासो ग्रंथ हैं वो क्या होते थे कि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, वो होती थी डिंगल शैली। तो डिंगल शैली कठोर और कर्कश होती थी, जबकि पिंगल शैली मधुर कमलकांत पदावली का इसमें प्रयोग किया जाता था। तो ये कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो किस शैली में लिखा गया है? पिंगल शैली में लिखा गया है। अब अपना अगला प्रश्न है कि पहेलियों की तरह मुकरियाँ किस कवि की प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो पहेलियों की तरह मुकरियाँ हैं ना, वो हमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। हमीर खुसरो लगभग 100 ग्रंथों की रचना की थी इन्होंने। इन्हें हिंदुस्तान का तोताए हिंद भी कहा जाता है। और इनकी मुख्य रचना है जैसे खलिकबारी है, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, गज़ल है, दो सूखने हैं, नपुंसक है। तो इनमें खलिकबारी महत्वपूर्ण रचना है इनकी, जिसमें अरबी, फारसी, हिंदी आदि अनेक भाषाओं का शब्दकोश है। और नपुंसक है, इसमें भारतीय बोलियों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। दूसरी बात यह है कि अमीर खुसरो ने दिल्ली की गद्दी में करीबन 11 बादशाहों का शासनकाल है वो अपने जीवन काल में इन्होंने देखा था। मतलब इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर के अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन, मुबारक शाह है, अनेक कई पठान बादशाहों का ज़माना इन्होंने अपने जीवन काल में देखा था। इनका जन्म वैसे 1255 में हुआ था और देहांत 1324 में हो गया। अब पृथ्वीराज रासो जो है ना, इसके सर्गों को किस नाम से जानते हैं? तो आराम से कर दोगे, समय के नाम से जानते हैं। गुणेतर समय थे और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसके धीरोदत्त नायक हैं और संयोगिता इनकी मुख्य नायिका है। और इसके बारे में विस्तार से अगर आप लोगों को पढ़ना है तो वीडियो डाल रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से ज़रूर पढ़िएगा। पृथ्वीराज के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी थी वो सारी उसमें उपलब्ध हो जाएंगी। कोई भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा कि किसने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा, किसने क्या कहा, किसने राजनीतिक महाकाव्य कहा। यानी जो भी प्रश्न बनने चाहिए थे वो सारे के सारे उसमें अपने बनाए। अच्छा प्रश्न है, कयामसवध किस रासो ग्रंथ की मुख्य घटना है? तो ध्यान रखिएगा, कयामसवध और पद्मावती समय, ये जो दो समय हैं वो पृथ्वीराज रासो के हैं और दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कभी पद्मावत समय देख करके अपन लोग पद्मावत कर दें तो पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का एक समय है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताओ जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो दलपति विजय, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? खुमान रासो। नरपति नालय, बिसलदेव रासो, नरसिंह, विजयपाल रासो और जयचंद्र प्रकाश मधुकर कवि। तो ध्यान रखिएगा, नरपति नालय ने बिसलदेव जो रासो लिखा था वो बिसलदेव अजमेर के शासक थे। ठीक है। दूसरी बात, ये एक छोटा सा ग्रंथ माना जाता है, मतलब 128 छंद हैं इसमें। और मता प्रसाद गुप्त ने सिर्फ 128 छंदों का संपादन कार्य किया। इसकी एक्चुअल में क्या है कि नायिका जो है ना, वो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कि बिसलदेव रासो की नायिका क्या नाम है। तो राजमती नाम है ना, वो ध्यान से याद रखिएगा। इसमें 4 खंड हैं। पहले खंड में तो क्या होता है कि अजमेर के चौहान विग्रह राज यानी बिसलदेव का और राजमती का विवाह होता है। दूसरे में राजमती कटाक्ष कर देती तो ये रूठ करके उड़ीसा चला जाता है। तीसरे में राजमती है, उसको विरह की याद आती है, यानी विरह का वर्णन है, बिसलदेव की विरह में रोती है। चौथे खंड में क्या है कि वो बिसलदेव वापस आ जाता है अजमेर और राजा भोज के पास में अपनी पत्नी जो राजमती है, राजा भोज की बेटी, उसको वापस अजमेर ले आता है। इस प्रकार की एक कहानी है। मतलब एक गे के रूप में या गाने जाने के लिए ये लिखा गया है। इसकी अगर शैली पूछे वो भी पिंगल शैली होगी। सबसे अच्छा प्रश्न तो ये है कि पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? ध्यान रखिएगा, पाहुड़ दोहा जो रचना है
वो राम सिंह के द्वारा लिखी गई है। इसके जस्ट अपोजिट एक रचना और है मित्रों, दोहा पाहुड़, उल्टा है उसका। उसके लेखक बाई चांस परीक्षा में पूछ ले तो मुनि महनचंद है। दोहा पाहुड़ मुनि महनचंद, पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुनि राम सिंह है वो जैनियों में रसायनी, नाथों में रसायनी नागार्जुन, सिद्धों में रसायनी लुईपा। इस प्रकार से रसायनी भी कई बार पूछ लेते हैं परीक्षाओं में, थोड़ा सा गहराई में जाके। और जैन साहित्य में एक्चुअल में देखा जाए तो मुक्तक जो काव्य होता है ना, उसको चूंदड़ी कह करके पुकारते हैं। मुक्तक काव्य क्यों क्या कहते हैं? चूंदड़ी कहते हैं। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? अच्छा प्रश्न है, व्याख्याता भर्ती के लायक प्रश्न है। तो आदिकाल की वह रचना मतलब कौन सी है जिसमें इतिहास की उपेक्षा यानी मजाक बनाई गई है? पृथ्वीराज रासो है ना, उसमें सब कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको, क्योंकि वर्णन कुछ और ही है, घटना कुछ और ही है, घटना घटी ना घटी वर्णन जरूर कर दिया। यानी चंद्रपदाय जी ने अपने आश्रयदाता को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पृथ्वीराज रासो। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप सभी लोग देख रहे होंगे कि श्रृंगारिक जो रचना है वो रासो साहित्य में भी आपको खूब मिलती हैं, क्योंकि वीर और श्रृंगार साथ साथ चलते हैं। इसको छोड़ दिया जाए अगर परमाल रासो, तो पृथ्वीराज रासो में श्रृंगार और वीर है, बिसलदेव में भी श्रृंगार और वीर है, परंतु यहाँ पर पूरी तरीके से श्रृंगार में अगर डूबी हुई कोई रचना है तो वह है विद्यापति जी की पदावली। और ये मैथिली भाषा में लिखी गई है, और यह पदावली है वो जयदेव के गीत गोविंद रचना के अनुकरण के आधार पर विद्यापति ने लिखी थी। इसीलिए इनको अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, यानी पदावली के कारण इनको अभिनव जयदेव की जो पदवी है वो मिली थी। कीर्तिलिता और कीर्तिपता का है वो अवट भाषा में लिखी गई है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। गोरक्ष विजय नाम करके एक इन्होंने नाटक भी लिखा था। अन्य एक दो रचनाएं जैसे दुर्गा भक्त तरंगिणी है, गंगा वाक्यावली है, शिव सर्वस्व है, इस प्रकार इन्होंने अनेक और भी रचनाएं लिखी थी। अब शानदार प्रश्न यह आता है कि आदिकाल का चंपू काव्य किस कृति को कहा जाता है? आदिकाल का चंपू काव्य, आई थिंक आप सभी को आराम से यह आ रहा होगा। चंपू काव्य राउलवेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राउलवेल को। ये एक शिलांकित कृति है, गद्य पद्य में लिखी गई है, इसलिए इसको चंपू कहा जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि राहुल नामक एक नायिका है जिसके नक्शिक का वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ में इसमें क्या है कि हिंदी की 7 महत्वपूर्ण बोलियों का समावेश किया गया है जिसमें राजस्थानी की प्रधानता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आता है कि कौन सी रचना में 7 प्रकार की बोलियों का विधान है, तो राउलवेल में। वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है यानी रचयिता कौन है? अच्छा प्रश्न है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखी गई रचना है। ये एक्चुअल में क्या है कि मैथिली भाषा के गद्य में लिखी गई रचना है, मतलब मैथिली भाषा का इसको व्याकरण कहा जाता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि मैथिली भाषा का व्याकरण कौन सा है, तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। इसका संपादन है वो सुनीत कुमार चटर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, मैथिली हिंदी गद्य की ये पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की रचना है? ये अच्छा प्रश्न है। कई विद्वानों ने इसको राजनीतिक महाकाव्य कहा, कईयों ने सांस्कृतिक महाकाव्य, कईयों ने श्रृंगार गाथा। वैसे देखा जाए तो ये क्या है? वीर गाथा रचना है। शिलाओं पर लिखा गया काव्य कौन सा है? यानी शिलाओं पर लिखा गया। बस देखो प्रश्न की भाषा बदली है, शिलाओं पर लिखा गया। पहले पूछा था चंपू काव्य, अब शिलाओं पर। तो ये राउलवेल है ना, इसी में है ये सारे गुण, यानी ये शिलांकित करती भी है, चंपू काव्य भी है, आदिकाल का मतलब नक्शिक वर्णन भी इसी में मिलता है, 7 प्रकार की बोलियों का वर्णन भी इसी में है, सारी इसी में है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो की जो रचना विधान है उसमें सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है? बहुत शानदार, व्याख्याता भर्ती में ऐसे बना बना के प्रश्न पूछेगा अगला। तो इसमें सर्वाधिक जो विवादास्पद पक्ष है ना वो ऐतिहासिकता का है, मतलब इतिहास से कोई संबंध ही नहीं है, जबकि वर्णन इसका कर दिया। चंद्रबरदाई जी ने या उसके पुत्र जल्लन ने उसका वर्णन कर दिया, इतिहास से उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पर उंगली उठती है इस ग्रंथ पे, वरना ये बहुत ही शानदार रचना मानी जाती है। यानी इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य, चंद्रबरदाई जी को हिंदी का प्रथम महाकवि और हिंदी का पहला जाली ग्रंथ, कई उपाधि मिली हुई है इस रचना को। अपभ्रंश में काव्य प्रणेता यानी सबसे पहले अपभ्रंश में रचना किसने की? तो आप आराम से कर दोगे, हरिभद्र, स्वयंभू, शालिभद्र या फिर पुष्यदंत।
तो अपभ्रंश में सबसे पहले जो रचना करने वाले हैं वो ध्यान रखिएगा, ये जो राज साहित्य लिखा गया था ना, ये राज साहित्य सबसे पहले किस में लिखा गया था? अपभ्रंश में ही लिखा गया था। इसलिए शालिभद्र सूरी हैं वो अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं। शालिभद्र सूरी की भारतीय सुर बाहुली रास है वो पहली रचना मानी जाती है। वैसे हिंदी का पहला रास काव्य इसको माना जाता है। और गणपति चंद्रगुप्त ने तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि भी मान लिया था। और दूसरी बात, पंच पांडव चरित्र रास इनकी हिंदी की राज साहित्य की पहली ऐतिहासिक रचना भी है। इस प्रकार से अपभ्रंश में काव्य का प्रणेता यही है। यानी शालिभद्र सूरी वो 1184 के आसपास अपभ्रंश में बहुत ही शानदार रचनाएं इन्होंने दी है। प्राकृतम पेंगलम जो रचना है इसका वर्ण्य विषय क्या, मतलब इसमें कहने का मतलब ये कि इसमें लिखा हुआ क्या है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, छंदों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। प्राकृतम पेंगलम जो रचना है इसका संपादन कई लेखकों ने, कई कवियों ने किया, जैसे विद्याधर है, सारंगधर है, बब्बर है, जज्जल है, ऐसे कईयों का नाम आता है। और प्राकृतम पेंगलम का संकलन और लक्ष्मीधर के द्वारा किया गया, ये छंदों पर लिखी गई रचना है। तो बिसलदेव रासो की रचयिता तो अपन ने चर्चा कर ली, नरपति नाल है। भारतीय सुर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? तो ये शालिभद्र सूरी हैं। और भारतीय सुर बाहुबली रास जो है वो हिंदी में अपभ्रंश की मतलब प्रथम रचना मानी जाती है। और शालिभद्र सूरी जो हैं वो गणपति चंद्रगुप्त ने इनको पहला हिंदी का कवि भी माना है। दूसरी बात, इसमें भारतीय स्वर जो है वो अयोध्या का राजा होता है और बाहुबली होता है वो तक्षशिला का राजा होता है। और अंत में दोनों क्या होते हैं कि मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास ले लेते हैं। इतनी सी बात है इसमें। आलयखंड के रचनाकार तो आप आराम से ही कर देंगे। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। आलयखंड जगनिक के द्वारा परमाल रासो जो है ना उसी को आलयखंड कहा जाता है। इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक माना है, ध्यान रखना है इस बात का। अच्छा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या माना है? आलयखंड को अर्ध प्रमाणिक माना है। इसका एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है कि 12 बरस तो कुकर जिए, ओ 13 बरस तो जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन है धिक्कार। ये अच्छा कथन है इसका। इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो वाटरफील्ड के द्वारा करवाया गया था। और सबसे पहले इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है ना वो फर्रुखाबाद के एक कलेक्टर हुआ करते थे, चार्ल्स इलियट। इन्होंने इसको आलयखंड नाम से प्रकाशित करवाया, जबकि श्याम सुंदर दास ने इसको परमाल रासो के नाम से प्रकाशित करवाया था। इसलिए इसका नामकरण परमाल रासो पड़ा है। ये मतलब एक गे काव्य है। जैसे महोबा, बुंदेलखंड, उन क्षेत्रों में आलय और उदल की वीरता में लिखा गया था। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ है? आराम से कर दोगे, दक्षिणी भारत में। ठीक है। दोहावली किसकी रचना है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आराम से, तुलसीदास की। हमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखी? आगे चल करके मुकरियां भारतेंदु जी के द्वारा लिखी गई। अच्छा प्रश्न है, व्याख्याता भर्ती में ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तन मन उन राजा के ना, तन चित उर मन राजा के ना। उक्त पंक्ति किस प्रकार के वर्ण शैली का वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये पद्मावत शैली की पंक्ति है, ये अन्योक्ति का है। पद्मावत का वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, जय शिवाला। कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रों में कौन सी दृष्टि प्रमुख मानी जाती है? यानी इसमें कौन सी दृष्टि प्रमुख मानी है कृष्ण काव्य में? तो ध्यान रखना, लीला गान ही सबसे ज्यादा सही होगा इसमें, क्योंकि लीलाओं का गान किया गया है कृष्ण कवियों के द्वारा। रासलीला है ना। अब रास पंचाध्यायी तो आप आराम से कर ही लोगे, नंददास की है, रोड़ा छंद में लिखी गई है और इसी के कारण इनको जड़िया कवि की उपाधि मिली है। और वियोगरी ने इसे हिंदी का गीत गोविंद भी कहा है। यह आप नंददास वाला वीडियो देखोगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत शानदार है कि हिंदी में भगवती चरण वर्मा की मतलब निम्नलिखित में से भगवती चरण वर्मा की रचना कौन सी है? अब देखो, ऐसे प्रश्न अपन को न आते हैं ना, फिर भी ऐसे सही कैसे करने परीक्षा में, समझो इसको। अशोक के फूल निकाल लो, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाचो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर। रश्मि रथी दिनकर, बचा कौन सा है? कहीं न जाए न कहिए। इसका मतलब इसका सही उत्तर है यही होगा। ऐसे भी परीक्षा में प्रश्न निकाला करो, ये नहीं है कि रटा रटा है अपना पढ़ा पढ़ाया है, थोड़ा बहुत मतलब समझ के भी करना चाहिए। प्रश्न को समझ के करते हैं ना तो प्रश्न का जवाब आपको उसी प्रश्न में मिल जाता है। आराम से थोड़ा सा सोचना पड़ता है, घबराना नहीं है, धीरे धीरे आराम से सोचना है। आशा करता हूँ कि ये 20-25 प्रश्न आपको आराम से समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, अन्यथा अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों। PDF वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा।